Hello friends, welcome to Vedanga Institute of Civil Services. Myself शुभम नौरिया। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा करंट अफेयर्स का एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग यूपीपीसीएस, बीपीएससी जैसे तमाम एग्ज़ाम्स को। इस जो आपका पूरा सीरीज़ है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हम एक कंपाइलेशन करवा रहे हैं आपके तमाम उन रीजनल मैगजीन्स का जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल घटना चक्र, घटना सार, क्रॉनिकल जैसे तमाम मैगजीन्स हमने कंपाइल करी हैं आपके लिए। सो इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए हम गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीम्स दे रहे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी और न्यूज़ में भी आपकी काफ़ी टाइम से बनी हुई है। इसी सीरीज़ में ये हमारा आज का सेकंड वीडियो है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ तमाम आपके स्कीम्स हैं जो आपके ज़रूरी हो जाती हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम, जो लास्ट टाइम हम लोग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की कुछ स्कीम्स देख रहे थे, उसी में आपका जो नेक्स्ट स्कीम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम। द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम was launched to boost domestic production of palm oil, aiming to reduce the country's dependence on imports and achieve self-reliance in edible oil production. So as you all know that India is a net importer in terms of palm oil. We are using palm oil in various food products. For example, in Delhi, the street vendors are using palm oil. So we are now focusing on becoming self-sufficient in the field of palm oil. So that's why this mission is there. So launch year is 2021. This type of scheme, centrally sponsored scheme. So ये आपकी 2021 में लॉन्च हुई हुई स्कीम है जो एक आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, टेन्योर इसका है 2021 टू 21-22 से 25-26 तक का, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एज यू हैव सीन दिस फैक्ट दैट इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड scheme. So contribution has to be there from state government. So इसका जो रेशियो है आपका 60-40 का रेशियो है, ठीक है, फॉर अदर स्टेट्स, 90-10 फॉर स्पेशली कैटेगरी स्टेट्स, फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, एंड 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज विच आर विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So India mostly import, first of all you just remember this thing that India import most of its this palm oil from southeastern nation, for example Indonesia, Malaysia, Singapore. So now we are aiming to become self-sufficient in palm oil production. आगे देखते हैं। टारगेट क्या है हमारा स्कीम के अंदर? इंक्रीज ऑयल पाम कल्टीवेशन एरिया फ्रॉम 3.70 लाख हेक्टेयर टू 10 लाख हेक्टेयर बाय 2025-26। ठीक है, जिससे हमें बूस्ट करना है क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम 0.27 लाख टन्स टू 11.20 लाख टन्स बाय 2025-26। ऑल्दो पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट एज अ substituent to other oils. We are adding this palm oil for using this as a raw material in several other oils, like for example in mustard oil we are adding palm oil. Objectives की बात कर लेते हैं. So achieve self reliance in edible oil production. ठीक है, so this is the aim that we are focusing in this scheme. Enhance income for farmers through oil palm production. Then thirdly, reduce the import burden of edible oil, promote sustainable agriculture practices and oil palm cultivation. So मोटा देखा जाए तो स्कीम के अंदर यही है आपका कि जो हमारा टारगेट है टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन पाम ऑयल प्रोडक्शन और इंपोर्ट डिपेंडेंस हमें कहीं ना कहीं आपके कम करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। So अगर मैं आज की बात करूँ तो इंडिया इज हैविंग दिस 11% contribution coming from food processing industry in total agriculture and allied sector gross value added product. So इसमें 11% आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आपका कहीं ना कहीं contribution है।
ठीक है। और भी इंडिया एज अ कंट्री जोग्राफिकल वाइज देखा जाए, सो इंडिया हैज़ ह्यूज पोटेंशियल in terms of food processing industry. For example, we are first in production of dairy products, we are fifth in production of आपका meat production में fifth है हमारी rank, then we are second in terms of horticulture production. So उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए we have started this आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, which is a dedicated scheme towards aquaculture production, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी में आपके एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, अगर रैंकिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, सो इंडिया इज सेकंड इन प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश, और एक्वाकल्चर की बात करूँ तो उसमें भी हमारी सेकंड है आपका रैंक, जस्ट बिलो चाइना, ठीक है। ये आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपके नवंबर की रिपोर्ट थी ये, ठीक है। पीआईबी के अंदर रिप्रेजेंट आपको मिल जाएगी ये चीज़। सो जो आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम by the government of India at enhancing the fisheries sector through sustainable and inclusive growth. It addresses challenges such as inadequate infrastructure, low productivity and limited post-harvest management in the fisheries sector. So although we are second largest producer of fishery जो आपका सेक्टर है उसमें हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट आपके प्रोड्यूसर हैं, बट उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। सो अगर आपका ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज वी आर फेसिंग चैलेंजेस लाइक inadequate infrastructure is there, low productivity is there, limited post harvest management is there in terms of fishery sector, ठीक है। सो इंडिया का आपका अपना एक इनिशिएटिव था 2015-16 में, ब्लू रेवोल्यूशन करके आपका ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन आपका मिशन था, that ended in 2020-21 and that's why we have launched this new scheme after that, replacing that old India blue transformation scheme, ठीक है। सो इसका लॉन्च ईयर आपका 2020 है। टाइप ऑफ स्कीम की बात करूं तो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम वेयर द फाइनेंशियल बर्डन इज टोटली ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर इसका 5 years का है टिल 2025, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर एक जो चीज़ हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो हमारा है कि जैसे आपके जो फिशरी जो सेक्टर है आपका, उसी आप जो फिशरी सेक्टर में आपका जो भी प्रोडक्शन है उसका स्टोरेज की हमारी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इनलैंड फिशरीज हमारा ऑल्दो वी आर हैविंग दिस ह्यूज प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ इनलैंड फिशरीज, कहीं ना कहीं हमारा जो स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है, कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है हमारा, एंड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया उसकी वजह से आपका ये सेक्टर को बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम आई है। सो दिस देन विल सी, तो इसी के लिए हमारा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये आपकी कहीं ना कहीं ये स्कीम है आपकी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूँ तो इट्स मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है। तो आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ही आपकी ये चीज़ आती है। अब देखते हैं टारगेट की बात करूं तो फिश प्रोडक्शन इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम 13.75 मिलियन मेट्रिक टन्स इन 2018-19 टू 22 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2024-25, ठीक है। एक्वाकल्चर की बात करूं तो एक्वाकल्चर में हम लोग सेकंड है, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो वैसे आपके कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे इंडिया की रैंकिंग है वो थर्ड है फिशरी प्रोडक्शन में, बट एक्वाकल्चर में हमारा सेकंड रैंक है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो टू इनहांस नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 3 टन्स पर हेक्टेयर टू 5 टन्स पर हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट डबल कर देने। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस थे हमारे, वी नीड टू रिड्यूस दोज लॉसेस, सो डिक्रीज लॉसेस फ्रॉम 20-25% टू अप्रॉक्सीमेटली 10%, यही आपका टारगेट है इस स्कीम के अंदर। एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ की मैंने आपको बात करी, सो वी हैव टू इंक्रीज मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम 46,589 करोड़ इन 2018-19 टू 1 लाख करोड़ बाय 2024-25। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताया था इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, अगर आपका यूपीपी से जैसे आपके जो एग्जाम्स है उसमें प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट फिशरीज डे, या वर्ल्ड फिशरी डे कब आता है आपका। सो 21 of November एवरी ईयर वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड फिशरी डे। तो ये आप ये लोग याद रखेंगे। इसी के अंदर हमने अपना पीआईबी ने का जो आपका डेटा है वो आपका कहीं ना कहीं इसी डेट से आपका आ रहा है, ठीक है।
अब देख लेते हैं तो पर कैपिटा जो फिश है हमारा कंजप्शन जो हमारे इंक्रीज करने की बात है इसके अंदर, टू रेज कंजप्शन फ्रॉम 5 to 6 kg टू 12 kg पर पर्सन, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आपका, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्रीज पर कैपिटा फिश कंजप्शन, कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज करनी है, ठीक है। 12 kg पर पर्सन तक आपको लेके आनी है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ, टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल फिशरीज ग्रोथ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एंड एक्सपोर्ट एनहांसमेंट। तो वो आपका है जो बेसिक जो आपका टारगेट है स्कीम का, वो यही है आपका कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है इन ऑर्डर टू बूस्ट फिशरीज एक्सपोर्ट या फिशरीज प्रोडक्शन इन इंडिया। ग्लोबल रैंकिंग की जैसे मैंने आपको बात कर ही रहा था, सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन है, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 8% टू ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। सो आफ्टर चाइना वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज और हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 8%। क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करो तो अंडर प्रधानमंत्री आपका मत्स्य संपदा योजना 100 कोस्टल फिशरमैन विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस। तो बेसिकली वी आर boosting aquaculture production in India. So in order to boost those production, we have selected this 100 climate resilient, yeah, we are developing this 100 climate resilient coastal fishermen villages to enhance climate resilience and economic viability. ठीक है, तो जैसे कि you know climate change या due to global warming, coastal regions are facing tremendous आपका disaster due to climate change. उसी को मद्देनजर रखते हुए वी हैव स्टार्टेड टू डेवलप कोस्ट आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड इकोनॉमिक वायबल कोस्ट विलेजेस या कोस्टल रीजन्स, ठीक है। तो उसी का एक कंपोनेंट आपको इस स्कीम के अंदर में मिलेगा। अगर मैं इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर इफ समबडी आस्क यू दिस थिंग दैट विच स्टेट इज प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट this which state is having largest contribution towards aquaculture cultivation, तो आपका आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर इनलैंड फिशरीज की मैं कहीं ना कहीं बात करूं, सो आंध्र प्रदेश इज प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट दिस फिशरी इनलैंड फिशरी। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात, अच्छा सीवीड प्रोडक्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम्स टू इंक्रीज इंडिया सीवीड प्रोडक्शन बाय ओवर 1.12 मिलियन टन्स बाय 2025, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूं, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो नाउ दिस किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी which is up till now is only limited to agricultural farmers has been extended to allied sectors, for example fisheries and animal husbandry. तो allied sectors को भी कहीं ना कहीं आपका ये अवेलेबिलिटी है आपका टू एक्सेस दिस किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा, जो अभी इस बार का जो बजट था आपका, इसकी आपकी जो लिमिट थी आपकी जो क्रेडिट लिमिट थी, इट हैज़ बीन एनहांस्ड फ्रॉम 3 लाख रुपीज़ टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है। सो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी जो क्रेडिट लिमिट है गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज इट टू 5 लाख रुपीज़। अर्लियर इट यूज टू बी 3 लाख रुपीज़, नाउ इट इज़ अबाउट 5 लाख। मैरीटाइम सेफ्टी की बात करूं, सो द सेफ्टी एट सी इनिशिएटिव, अच्छा इसी के अंदर आपका सेफ्टी का भी आपका कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट है, बिकॉज जो आपका जो ये फिशिंग वाला जो आपका है ये आपका बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज वी आर हैविंग मैनी दिस इलीगल अनरेगुलेटेड एंड आपका जो फिशरी आपकी जो फिशिंग है आपकी अनरेगुलेटेड वाली जो है, इनफॉर्मल सेक्टर इज हाईली इन्वॉल्व इन दिस। सो कहीं ना कहीं इसको कर्व करने के लिए, ये इसको आपको फॉर्मलाइज करने के लिए वी हैव एडेड दिस आपका सेफ्टी एट सी इनिशिएटिव अंडर PMFMSI वाई विल इक्विप अच्छा इसके अंदर क्या है, इट विल इक्विप 1 लाख फिशिंग वेसल्स विद ट्रांसपॉन्डर्स टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो आपके जो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं बेसिकली दीज आर आपके जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर एवैक्यूएशन फॉर रेस्क्यू, ठीक है, ऑफ ऑल दोज फार्मर्स which go offshore या which go far away in terms of collecting fishes, ठीक है। और वैसे ही हमने देखा ये चीज़ आपका जो इलीगल अनरेगुलेटेड वाली जो आपकी कहीं ना कहीं जो फिशिंग है उसको भी कर्व करने के लिए आपको ये चीज़ है आपका, ठीक है। इसी के अंदर हमारा इशू भी है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल श्रीलंका के साथ हमारा इशू है इलीगल फिशिंग का एट कच्चातीवो आइलैंड, तो वो वाली चीज़ को भी कहीं ना कहीं आपको फॉर्मलाइज करना है हमारे को, तो ये इसमें आपका सी इनिशिएटिव है।
नेक्स्ट जो स्कीम हमारे लिए है जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ आपके एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, सो एज नाम से ही आपका ये चीज़ क्लियर है कि इट इज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। सो ओवरव्यू की बात करूँ, सो AHIDF एम्स टू एनहांस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एस्टैब्लिशिंग डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग एंड एनिमल फीड प्लांट्स, देयरबाय प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। ठीक है, रैंक मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इंडिया इज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ डेयरी प्रोडक्शन। ठीक है, फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ आपका मीट प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सो लॉन्च ईयर की बात करूँ तो 2020 में आपका लॉन्च ईयर है। टाइप ऑफ स्कीम है आपका, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, सो आपका जो ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो आपका ये आपकी जो स्कीम है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, टेन्योर इज ऑनगोइंग, इट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटेड बाय देखें तो वही आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, विच इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड आपका फार्मर्स वेलफेयर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, अच्छा इसके अपार्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी, इसके अंदर NABARD है आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। टारगेट इसका यही है आपका कि टू मोबिलाइज 15,000 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। So basically they are inviting private investment in animal husbandry sector in order to increase livestock contribution या आपका जो ये आपका एनिमल हस्बेंड्री कंट्रीब्यूशन है इन ओवरऑल जीवी है। ठीक है, एज सच अगर आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर को देखा जाए सो इट्स अ वेरी आपका इट्स अ वेरी प्रॉस्पेरस सेक्टर। ठीक है, इट हैज अराउंड 12.99% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आपके जो एग्रीकल्चर का जो आपका जीवी है उसके अंदर। सो आपका जो प्रॉब्लम है एनिमल आपके हस्बेंड्री सेक्टर के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस की कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है इसका, पीपल आर फार्मर्स बेसिकली आर नॉट टेकिंग एनिमल हस्बेंड्री एज एन अलाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलती है। फिर आपका प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑल्दो इंडिया इज हैविंग पोटेंशियल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इनफ इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग वाली जो चीज़ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपका बहुत कम है हमारा। तो उसी के लिए आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। ऑब्जेक्टिव सिंपल आपका यही है कि टू इंक्रीज मिल्क एंड मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोवाइडिंग ग्रेटर एक्सेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड रूरल प्रोड्यूसर्स टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ठीक है, अब आपका एक चीज़ और भी इसमें इंपॉर्टेंट है, अब जैसे हमने ग्लोबल रैंकिंग की तो बात कर ली, स्टेट वाइज अगर रैंकिंग की बात करी जाए सो यूपी स्टैंड्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि यूपी की आपकी रैंक फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ डेयरी प्रोडक्शन। तो ऑब्जेक्टिव्स का सिंपल यही था आपका कि अनऑर्गेनाइज्ड और प्रोड्यूसर जो है आपके उनको ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर लेके आने का, इन्हांस करना एक्सपोर्ट को एंड द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। सिंपल आपका ये चीज़ है, समझ में आ रहा है। इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एनिमल फीड एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं जो एनिमल के जो फीडिंग आपका जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अफोर्डेबल बनाना है सो दैट वी कैन इंक्रीज या वी कैन इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है जिसके कारण आपके जो आपके लोकल जो फूड आइटम्स है वही लोग खिला देते हैं और उससे काऊ की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके रिड्यूस हो जाती है। डेवलप करना है हमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। तो कहीं ना कहीं आपके जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपके डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है इन एग्रीकल्चर, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना है इन इंडस्ट्री के थ्रू, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के थ्रू। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपका मिल रहा है इसके अंदर। इट प्रोवाइड्स लोन्स रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 100 करोड़ फॉर सेटिंग अप डेयरी मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड एनिमल फीड प्लांट्स। तो ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर आपका आएगा यहाँ पे कुछ अपना मार्जिन मनी लेके, अपफ्रंट कॉस्ट लेके, उसके साथ साथ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दीज फंड्स या लोन्स फ्रॉम 1 लाख टू 100 करोड़। ठीक है, कि वो अपना डेयरी आपका प्रोसेसिंग यूनिट आपका स्टैब्लिश करे, मीट प्रोसेसिंग यूनिट आपका स्टैब्लिश करे, ये एनिमल फीड प्लांट आपका कहीं ना कहीं आपका स्टैब्लिश करे।
लोन टर्म्स की बात करूं, सो लोन्स आर टर्म बेस्ड विद अ रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 10 ईयर्स। तो सिंपल, अगर आपका लोन लेते हैं आप इसमें, सो यू नीड टू रीपे दैट लोन टिल 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स का आपका रीपेमेंट आपका कहीं ना कहीं पीरियड है इसके अंदर, इंक्लूडिंग अ मोराटोरियम पीरियड ऑफ अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो मोराटोरियम में लोन, दिस लोन पीरियड इज एक्सटेंडेड टू एटलीस्ट 2 ईयर्स इन दिस स्कीम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की बात करूं, सो सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस एंड डिटरमिन्ड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। So this interest rate is not determined by the under this scheme, it will be linked to market। ठीक है, तो जैसे भी मार्केट के अंदर जो भी रेट्स होंगे आपके, जो मार्केट कंडीशन होंगी, प्रिवेलिंग मार्केटिंग कंडीशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। ठीक है, और इट विल बी डिसाइडेड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। मार्जिन मनी वही आपका अपफ्रंट जो कॉस्ट आपका उसकी बात करी है इन्होंने, इट वेरीज बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द बोरोवर्स। ठीक है, तो जितना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग 1 crore लोन, so some 50 lakhs you have to put in your own money in that unit। ठीक है, so 50 लाख का आपका यूनिट आप खुद से इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके ऊपर आपको 1 करोड़ का आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, तो अपफ्रंट कॉस्ट आपको कुछ लगानी पड़ेगी, कुछ जैसे आपका फॉर एग्जांपल जो डाउन पेमेंट वाली जो चीज है वो स्कीम के अंदर है। एलिजिबिलिटी की बात करूं, सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, तो ऑल द MSME sector which are involved in animal husbandry can avail this loan from this scheme। फिर individual entrepreneurs are eligible, private companies are eligible in this scheme। फिर farmer producer organizations आपके कहीं ना कहीं आपके eligible है। Then section 8 companies, all those non-profit agencies which are enrolled in Companies Act 2013 वाली जो आपकी है enrolled, तो वो कहीं ना कहीं आपके eligible हो जाती हैं for this scheme। Projects must be economically viable and contribute to the development of the animal husbandry infrastructure। Only one condition is there that your project should be आपका economically viable होना चाहिए, along with it should contribute towards the development of animal husbandry sector। ठीक है, सो ये आपकी स्कीम थी। दोबारा से देख लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, आपका लॉन्च ईयर याद रखिएगा 2020 का आपका लॉन्च ईयर है इसका। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, NABARD इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, इट इज मोबिलाइजिंग अराउंड 15,000 crore रुपीज इन इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। ठीक है, ओवरऑल आपका जो प्राइवेट सेक्टर का आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है इसका एम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मिशन है रिलेटेड टू एलाइड सेक्टर, वो है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है कि ये भी आपका मिल्क जो आपका को टारगेट कर रहा है, डेयरी प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है, तो इम्प्रूव आपके जो इंडिजीनियस जो आपके स्पीशीज़ है उनको, उनकी वैरायटीज़ को इम्प्रूव करना है, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द इंडिजीनियस काउस। ठीक है, ये आपका एम है इसका। अब देख लेते हैं, इट एम्स टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर आपका देखा जाए तो बहुत सारे आपके इंडिजीनियस आपके बोवाइन आपके ब्रीड्स है। फॉर एग्जांपल साहिवाल आपके इसके अंदर एक ब्रीड आती है। ठीक है, देन वी हैव मालवी आपके इसके अंदर ब्रीड है, बद्री है उत्तराखंड की बड़ी इंपॉर्टेंट, देन थरपकार आपके साहिवाल जो आपके है राजस्थान रीजन में वो है, फिर गिर है आपके बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर। ठीक है, ऐसी आपकी बहुत सारी आपकी अराउंड 10 के अराउंड आपके इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, इंडिजीनियस आपके बोवाइन ब्रीड्स हैं। तो उनकी जो जेनेटिक मेकअप है उसको इन्हांस करने की ये बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस चीज़ को आपका इम्प्रूव करने की बात करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सो ये आपकी स्कीम है आपका टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स, इम्प्रूव जेनेटिक आपके जेनेटिक क्वालिटी, इनहांसिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, अब इसके जो आपका लॉन्च ईयर है इट इज 2014। ओल्ड नेम इसका था इनिशियली पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। इट वॉज रीस्ट्रक्चर्ड एंड नेम टू राष्ट्रीय गोकुल मिशन इन 2014। तो अर्लियर वी हैव अ सिमिलर स्कीम विद द नेम नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। नाउ दिस नेम हैज बीन चेंज टू राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब ये भी आपकी इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
वेयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर फ्रॉम बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। फिर टेन्योर इसका रिवाइज कर दिया गया है फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26, ठीक है। तो 25-26 तक ये भी आपके कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट है। फंडेड वाला जो आपका रेशियो है वो 60-40 का है, 90-10 का है, और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर के लिए आपका 100% है। देखिए ये पता ही आपको। इम्प्लीमेंटेड बाय देखिए तो वही आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, ठीक है। और इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। सो इट्स नॉट अ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये आपके अलग मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपके नाम से समझ में आ जाएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है तो कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग वाली मिनिस्ट्री होगी। ये आप ऑब्वियस चीज़ है, ये आप लगा लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू इनहांस बोवाइन प्रोडक्टिविटी एंड मिल्क प्रोडक्शन यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो इसमें आर्टिफिशियल एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे जो बात करी गई है, बेसिकली इट इज आपका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, वेयर यू आर कलेक्टिंग सीमन फ्रॉम बुल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग इट या ट्रांसफरिंग इट टू द फीमेल जेनेटिक, आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका जो ट्रैक्ट है इन इंडिजीनियस जो आपके काउज है उसके अंदर है, तो उससे आपके इंप्रूव कहीं ना कहीं आपके वैराइटीज को करने के लिए ये आपका प्रोग्राम है। प्रमोट द यूज ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट बुल फॉर ब्रीडिंग। तो ये आपका यही आपका जो हाई जो मेरिट आपके जो हाई जेनेटिक मेरिट जो बुल्स है आपका उनसे ब्रीड कराने की बात है ये चीज़, ठीक है। सो इट्स एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, ठीक है। जो आपके नेचुरल मीटिंग है उसके आपके एज एन ऑल्टरनेटिव टू दैट है। एक्सपैंड आर्टिफिशियल, देखिए आप आ ही गए यहाँ पे, एक्सपैंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज थ्रू स्ट्रेंथन ब्रीडिंग नेटवर्क्स, कंजर्व एंड रियर इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो ब्रीड साइंटिफिकली। तो कहीं ना कहीं आपका ये बायोटेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ है, साइंटिफिक आपका जो एडवांसमेंट है उसके तहत ये आपके ब्रीड्स को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है। जो पहली थी वो मत्स्य संपदा योजना थी, वो कहीं ना कहीं आपके फूड प्रोसेसिंग आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। ये आपकी है मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, टेन्योर 2024 में लॉन्च हुई है, ठीक है। टाइप ऑफ स्कीम इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, टेन्योर इसका वही है, ऑनगोइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू फाइनेंशियल ईयर 26-27, funded by Government of India, implemented by Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, ठीक है। वही आपका जो आपका राइट सेक्टर है एग्रीकल्चर का, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, उसके अंदर ही आपका वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी। टारगेट की बात करूँ तो इट एम्स टू रजिस्टर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फिशरीज सेक्टर ऑन द NFDP, प्रमोटिंग फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो कहीं ना कहीं जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में चीज़ें चल रही थी उसको फॉर्मलाइज करने की बात ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। टारगेटिंग द कवरेज ऑफ एटलीस्ट 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एक्वाकल्चर फार्म्स अंडर इंश्योरेंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट पीरियड। सो आपका कहीं ना कहीं जो फार्म सेक्टर से रिलेटेड आपका जो इंश्योरेंस है आपका, उसको कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करने की बात कर रहे हैं टू हिंटरलैंड, ठीक है। तो उसका कवरेज बढ़ाएंगे, एटलीस्ट 1 लाख हेक्टेयर्स आपका एक्वाकल्चर जो फार्म्स हैं आपके वो इंश्योरेंस के अंदर आ जाए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो वही है कि टू फॉर्मलाइज द अनऑर्गेनाइज्ड फिशरी सेक्टर बाय रजिस्टरिंग फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स ऑन द नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दिस इज अ वन स्टॉप शॉप, या आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है वेयर ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट डेयरी प्रोडक्शन या एनिमल हस्बेंड्री या जो भी आपका फिशरी प्रोडक्शन वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी। प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एक्सेस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इन द फिशरी सेक्टर, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड है, सॉरी गलती से आपका डेयरी बोल दिया था, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर फिशरीज। प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस, वही आपका एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना है। एनहांस वैल्यू चेन एफिशिएंसीज एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स, वही फिश से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें हैं। वैल्यू चेन आपका बढ़ाना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी आपकी कहीं ना कहीं एनहांस करनी है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो बेनिफिशरीज आपके कौन कौन होंगे स्कीम के अंदर, सो फिशर्स, फिश फार्मर्स, fish workers, vendors and other stakeholders in the fisheries value chain. So all those stakeholders which are involved in fishery sector या fishery supply chain में, all those are eligible under this scheme. Enterprises की बात करूँ so micro and small enterprises are eligible including proprietary firms, partnerships, cooperatives, federations, startups, fish farmer producer organization and all these enterprises are all those enterprises which are engaged in
फिशरीज एंड एक्वाकल्चर आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट्स आपके सिंपल है आपके, अगर ये चीज़ों का फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो आपका एग्रीकल्चर का जो आपका एलाइड सेक्टर है कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड जीडीपी, वो कहीं ना कहीं आपका एनहांस हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ें आपकी फॉर्मलाइजेशन एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक है, तो फॉर्मल क्रेडिट आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर यू आर गेटिंग दिस रजिस्ट्रेशन अंडर दिस पोर्टल। फिर क्रिएशन ऑफ नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका, तो कहीं ना कहीं आपका जो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका क्रिएशन इसका एक बेनिफिट है। फैसिलिटेटिंग अडॉप्शन ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है, जिसमें आपको मैक्सिमम इंसेंटिव मिलेगा ऑफ ₹1 लाख पर फार्मर। मैक्सिमम फार्म साइज आपका जो एलिजिबल है इसके अंदर 4 हेक्टेयर्स ऑफ वाटर स्प्रेड एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आपका अडॉप्शन है एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का, तो मैक्सिमम इंसेंटिव जो आपको मिलेगा वो है आपको ₹1 लाख का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इफ़ यू आर इंश्योरिंग योर फार्म लैंड, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे ₹1 लाख का। और जो मैक्सिमम फार्म साइज है दैट इज एलिजिबल फॉर दिस इंसेंटिव इज 4 हेक्टेयर्स ऑफ वाटर स्प्रेड एरिया। तो जो आपका एक्वाकल्चर आप लोग कर रहे हो, अगर उसका एरिया आपका 4 हेक्टेयर्स का है, सो आप यू बिकम एलिजिबल टू हैव दिस इंसेंटिव ₹1 लाख का। एडिशनल 40% इंसेंटिव की बात कर रहा है फॉर इंटेंसिव एक्वाकल्चर। ठीक है, जैसे आप केज कल्चर करते हो, फॉर एग्जांपल केज कल्चर का मतलब अगर आप पॉन्ड, जैसे अगर आपका एक आर्टिफिशियल पॉन्ड आपने क्रिएट करके वहाँ आप लोग एक्वाकल्चर कर रहे हो, और वो आपका जो प्रोसेस है आपका वो कहीं ना कहीं इंटेंसिव प्रोसेस है जहाँ पे आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, सो उस पर आपको 40% के अराउंड आपको इंसेंटिव मिलेगा। मैक्सिमम यूनिट साइज के अंदर आपका जो एलिजिबल है, ये आपके जो केज कल्चर वाली जो चीज़ है उसके लिए है 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, इस एरिया के अंदर अगर आप लोग इंटेंसिव एक्वाकल्चर कर रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन देन एवरेज प्रोडक्शन, तो यू विल गेट दिस 40% एडिशनल इंसेंटिव। फिर आपका एडिशनल 10% ऑन द टॉप ऑफ दिस एडिशनल 10% इंसेंटिव इज गिवन फॉर SC, ST एंड वुमेन बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो जो आपके अगर आपके SC, ST फार्मर्स हैं आपके, या वुमेन फार्मर्स हैं एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व, तो उनको 10% एडिशनल आपका इंसेंटिव मिलेगा। सपोर्टिंग द माइक्रो एंटरप्राइजेस टू इंप्रूव फिशरी, ये हमें पता ही ये चीज़। फिर सेक्टर वैल्यू चेन एफिशिएंसी है आपका। ठीक है, सो अगर आपका कहीं ना कहीं आपका जो पूरा जो फिशरी सेक्टर अगर आपका फॉर्मलाइज हो जाता है ये, सो इसका वैल्यू चेन में एफिशिएंसीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपोर्ट को आपको बूस्ट मिलेगा कहीं ना कहीं, और वही चीज़ आपका बेनिफिट है इसके अंदर। अडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इसके अंदर कहीं ना कहीं है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट सेफ्टी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, सो यू कैन एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बढ़ जाएगी उसको। लास्ट वही आपका मैनेजमेंट मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग वाली जो चीज़ है। तो ये हमारा आपके फिशरी सेक्टर से रिलेटेड आपकी स्कीम थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मत्स्य संपदा योजना, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये लोग जो फिशरी वाली चीज़ का, उसको आपको कहीं ना कहीं आपको जो फिशरी में इन्वॉल्व जो आपके फार्मर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको फॉर्मलाइज करने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका टारगेट ही यही है, टू रजिस्टर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फिशरी सेक्टर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वैल्यू चेन एफिशिएंसीज। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम हमारी फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर से के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, सो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पे बेस्ड हम लोग सब्सिडीज देने की बात कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस फर्टिलाइजर डिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो अभी हमने देखा है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडियन फार्म्स, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है आपका ऑन एनवायरनमेंट, ऑन फूड आइटम्स। तो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, वेयर सब्सिडीज आर गिवन फॉर अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा जो NPK रेशियो है हमारा, नाइट्रोजन पोटेशियम, आपका फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का जो रेशियो है, सो पर्टिकुलर जो आपका न्यूट्रिएंट है उस पर सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, सो ये आपका NBS स्कीम है, इज एम्ड एट फूड सिक्योरिटी, improving agricultural productivity and ensuring balanced application of fertilizer. So because of rigorous use of fertilizers,
ठीक है, ये चीज़ आपका देखा भी गया है कि वी हैव इंक्रीज दिस एनपीके रेशियो। जैसे जो हमारा जो आपका जो नॉर्मल जो एवरेज आपका एनपीके रेशियो है वो है आपका 4:2:1, बट इन इंडिया लास्ट टाइम इन खरीफ सीजन 2024 वी हैव रिकॉर्डेड एन एनपीके रेशियो, एनपीके जो रेशियो आपका रिकॉर्ड हुआ है इट इज़ अबाउट 9.8:4:1। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ आइडियल एनपीके रेशियो जो आपका 4:2:1 का है, ठीक है। सो उसको कहीं ना कहीं हमारे को रिड्यूस करना है, उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, सो डैट वी कैन हैव क्वालिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसी के लिए आपके न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम आपके लॉन्च की गई है। सो फॉर इट इज फंडेड, इट लॉन्च ईयर आपका यही है 2010 का है। टाइप ऑफ स्कीम इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, टेन्योर इसका अभी चल रही है स्कीम है, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम सो इट इज होली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूं तो इट्स डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो ये वाली चीज़ और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, बट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, बिकॉज फर्टिलाइजर आपकी एक अलग मिनिस्ट्री के, इट्स नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। सो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है जो आपका केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इट सीक्स, देखिए आपके वही वाली बात आई गई है, इट सीक्स टू इंक्रीज phosphorus and potassium fertilizer usage to achieve the ideal NPK ratio, that is 4:2:1, resulting in improvement in condition of the soil, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमारा जो रिड्यूस्ड जो आपका आउटपुट है, एग्रीकल्चर आउटपुट जो रिड्यूस्ड है, इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए होता क्या है बेसिकली, जो हमारे देश के अंदर जो यूरिया है आपका विच इज़ हैविंग अराउंड 45% ऑफ नाइट्रोजन, उस पर आपके सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और जो आपके बाकी जो आपके फर्टिलाइजर है, फॉर एग्जांपल डाई अमोनियम फॉस्फेट है आपका, ये NPKS वाली जो आपका फर्टिलाइजर है, उस पर इतना आपका सब्सिडी नहीं मिलती है, ठीक है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आपका जो ये फर्टिलाइजर्स है ये आपके कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है। सो यूरिया का यूसेज इसलिए बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन का कंटेंट है इन सॉइल वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एज आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, दैट NPK जो आपका करंट का रेशियो है, जो लास्ट टाइम जो हमने खारिफ सीजन में वी हैव आइडेंटिफाइड दिस रेशियो, वो आपका 9:8:3.7:1 आपका जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इस आइडियल रेशियो के बराबर लेके आना है, ठीक है। आपकी जो सॉइल की कंडीशन है, जो हेल्थ है उसकी, उसको इम्प्रूव करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ठीक है, जो जिसमें हमारा टारगेट यही है कि वी नीड टू इंक्रीज फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर का यूसेज बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, सो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्कीम के अंदर वो यही चीज़ है, टू प्रमोट बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, ठीक है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। encourage competition among fertilizer manufacturers leading to better quality products. So now there is a competition. If we are giving this we are giving this nutrient based subsidy, तो उस केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए सब्सिडी मिलेगी। तो जो फर्टिलाइजर कंपनीज है, ऑल दोज कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, वो कहीं ना कहीं आपके इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी कि जिसके लिए सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है वो कंटेंट ज़्यादा हो उस फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इंडिया में जो आपका जो फर्टिलाइजर वाली जो सब्सिडी स्कीम है, ये डायरेक्टली आपको फार्मर्स को नहीं मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहीं पे जान लीजिए कि दीज सब्सिडीज आर गिवन टू ऑल दोज कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आपको जो आपके फार्मर्स है आपके जो ये फर्टिलाइजर्स को परचेज करते हैं, उनको सब्सिडाइज रेट पे मिल जाता है वो चीज़, और वो जो आपका जो एक्चुअल जो प्राइस होता है और जो सब्सिडी वाला जो प्राइस है उसके बीच में जो भी आपका जो गैप आता है, जो डेफिशिएंसी आपका आती है, वो सरकार आपके जो आपके कॉर्पोरेट्स है या जो भी आपके इंडस्ट्रीज़ है उनको आपका सीधा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फार्मर्स को डायरेक्टली ये आपका सब्सिडी से नहीं मिल रही है। सो इसलिए आपका इस स्कीम के आने से क्या हो जाएगा कि कंपटीशन आपका जनरेट होगा अमंग ऑल दीज कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स। फिर क्या आपका इंट्रोड्यूस करना है इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स टेलर टू स्पेसिफिक क्रॉप नीड। तो अब आपका कंपटीशन से क्या होती है चीज़ें, कंपटीशन से सबसे अच्छी जो चीज़ है ये है कि आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स आएंगे आपके
जो टेलर्ड होंगे टू स्पेसिफिक क्रॉप नीड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्टेन क्रॉप्स नीड हाई अमाउंट ऑफ सल्फर, तो वो सल्फर आपका कहीं ना कहीं ये चीज़ में आपके डालेंगे फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक है। जो आपके और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं आपके अवेल करवाएंगे इन देयर फर्टिलाइजर प्रोडक्ट। ऑप्टिमाइज करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडीज बाय लिंकिंग देम टू न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो आपका अभी आपका अनरेगुलेटेड फॉर्म में आपका चलती हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और न्यूट्रिएंट कंटेंट पे बेस्ड होंगी सब्सिडीज। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ, सब्सिडीज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द, या मैंने बताई दिया आपको नाम से आपका ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। दिस इज अ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम वेयर सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के लिए आपके सब्सिडी अलग मिलेगी, फॉस्फोरस के लिए अलग है, पोटेशियम के लिए अलग है, सल्फर के लिए अलग है, ठीक है। और इंडिया में वैसे भी आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपका रिसेंट का याद आ रहा है, आरपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया गोल्डन यूरिया का, ठीक है। गोल्डन यूरिया इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ यूरिया वेयर सल्फर इज अटैच्ड, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं सल्फर के साथ आपका मिक्स करके यूरिया को आपका बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इट इज आपका गोल्ड यूरिया। ऐसे ही आपके पास अभी हमारे पास नैनो यूरिया वाला जो इनिशिएटिव है, तो नैनो स्केल पे यूरिया आपको प्रोवाइड करना है टू क्रॉप्स, ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का पार्ट है। आगे चले बेनिफिट्स में देखते हैं। एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी रिकमेंड्स पर न्यूट्रिएंट सब्सिडी फॉर, अच्छा इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्रेम दिस सब्सिडीज फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है आपका, सो वो आपके इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी है, ठीक है। दिस इज द कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकमेंड पर न्यूट्रिएंट सब्सिडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को कितनी सब्सिडी मिलेगी, फॉस्फोरस को कितनी मिलेगी, पोटेशियम को कितनी मिलेगी, सल्फर को कितनी मिलेगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर के बंदे होंगे, आपके मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के बंदे होंगे, और भी जो रिलेटेड सेक्टर्स होंगे उन सबके आपके मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। और ये हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही आपकी कमेटी आपका रिकमेंडेशन देगी, ठीक है। आपका हर फाइनेंस, देखिए आपका फर्टिलाइजर का जो आपका परचेज है वो आपका जो हार्वेस्टिंग साइकिल के प्रायर ही हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एमएसपी भी आपका पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। आपका ऐसे ही आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर के अहेड ही आपके ये चीज़ आपका कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर दी जाएगी कि फॉर विच ऑल न्यूट्रिएंट्स वी आर गिविंग सब्सिडीज। द कमिटी ऑल्सो रिकमेंड्स अ पर टन एडिशनल सब्सिडी ऑन फोर्टिफाइड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये आपके पर टन एडिशनल जो हमारा फोर्टिफाइड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स है उन पे भी दी जाएगी। फोर्टिफाइड मतलब जो आपके कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे सल्फर का मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है, उस पे भी आपको टन के हिसाब से आपको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। ऑल्दो द सब्सिडी इज रिसीव्ड बाय द, अब वही वाली बात आपके यहाँ आ गई है कि ऑल्दो द सब्सिडी इज रिसीव्ड बाय द fertilizer businesses, the farmers benefit from the scheme as they pay less than market determined rates। तो कहीं ना कहीं आपका जो फर्टिलाइजर्स है वो आपके सब्सिडाइज रेट्स में अवेलेबल कराया जाता है टू फार्मर्स, ठीक है। तो मार्केट रेट और जो आपके सब्सिडाइज जो फर्टिलाइजर उसके गैप जो आता है, आपको जो प्राइस गैप आता है, वो जो सब्सिडीज आपकी बनती है इट विल बी डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू फर्टिलाइजर बिजनेसेस, ठीक है। ये डीपीडी के थ्रू आपका डायरेक्टली इनको पहुंचाई जाती है इंस्टेड ऑफ फार्मर्स। अच्छा, अब इनका पूरा मैनेजमेंट है या रजिस्ट्रेशन कैसे होती है उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस कनेक्टेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ई उर्वरक डीपीटी पोर्टल है, इट इज प्रेजेंट एट एवरी शॉप, ठीक है। तो आपने जैसे ही आपने फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए जाओगे, यू नीड योर आधार इन ऑर्डर टू गेट दिस सब्सिडाइज फर्टिलाइजर। तो आप रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी आप, तो आप जैसे ही अपने पॉइंट ऑफ सेल में अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करते हो तो वो जो आपका एलोकेटेड फर्टिलाइजर है वो आपको मिल जाएगा। और ई उर्वरक पोर्टल के अंदर ये जानकारी, आप इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि यस कि हमने यहाँ से इतने आपके जो फर्टिलाइजर्स के बैग्स हैं इस कंपनी के हमने यहाँ से सेल आउट करें, ठीक है। तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर हाउ मच सब्सिडी इज गिवन, हैज टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर कंपनी।
तो ये ई उर्वरक डीपीटी पोर्टल है, इट इज, अब ई उर्वरक नाम से समझ में आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आधार और किसान क्रेडिट कार्ड नंबर मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द फार्मर, या तो आपको आधार प्रोवाइड कराना है या किसान क्रेडिट कार्ड, ये दोनों आपके लिंक है। द इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, अब वही आपका पूरा मैनेज करने के लिए वी हैव दिस इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम which tracks sales on the e-Urvarak platform, processes a company and it processes a company subsidy application once a week, ठीक है। तो हर ये वीकली आपका प्रोसेसिंग करता है कि जो भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड करनी है टू अ पर्टिकुलर कंपनी। तो e-Urvarak जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो सेल्स होती है उसको ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ट्रैक करता रहता है, ठीक है। और इसी के आपके प्रोसेस करने से आपको सब्सिडी का जो भी आपका अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाता है टू दैट कंपनी। अब फ्रीट के जो चार्जेस होते हैं, फ्रेट फॉर द मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर्स बाय रेल एंड रोड इज प्रोवाइडेड फॉर वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द कंट्री, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर ये वाली चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट आपको मिलेगा कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के जो आपका जो एक्सपेंडिचर है, फ्रीट के जो चार्जेस है वो कहीं ना कहीं आपके इसी के थ्रू आए। न्यू फर्टिलाइजर इंक्लूजन, ठीक है। सो जो बेसिक जो आपका फर्टिलाइजर थे वो तो थे ही थे, इसके साथ साथ आपके नए फर्टिलाइजर्स का भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम अक्टूबर 2021 पोटैश डिराइव्ड फ्रॉम मोलासेस, मोलासेस विच इटसेल्फ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री, जो शुगर केन के बाद आपका शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो आपका बाय प्रोडक्ट बच जाता है बैगेज एंड मोलासेस, तो उसमें से मोलासेस में से वी आर डिराइविंग दिस पोटैश, ठीक है, विच इज एन एसेंशियल फर्टिलाइजर, ठीक है। तो वो आपका उसके लिए भी आपको सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो फ्रॉम अक्टूबर 2021 पोटैश डिराइव्ड फ्रॉम मोलासेस एंड इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड जो आपका फर्टिलाइजर है was included under the NBS regime to promote domestic production, ठीक है। तो कहने का डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए आपका ये चीज़ को इसको भी सब्सिडी दी गई है, सो डैट नाउ शुगर केन इंडस्ट्री या शुगर केन फार्मर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट स्कीम जो हमारी इसके अंदर आ गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, यह है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टारगेटिंग आपका जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए यह चीज़ है, ठीक है। स्कीम का पूरा नाम है आपका उन्नति, एग्जाम में आपको सिर्फ यही नाम मिलेगा कि उन्नति इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा दिस स्कीम इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये डेडिकेटेड स्कीम है आपका फॉर नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका एरिया है उसके लिए। इट इज़ लॉन्च्ड इन 2024, टाइप ऑफ स्कीम इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और ये चीज़ अगर आपको नहीं भी पता है इस स्कीम के अंदर तो आप लोग ये चीज़ आपके खुद से ही ये चीज़ आप अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो आपके जो जितने भी आपके जो 7 सिस्टर्स और भी जो थोड़ा सा रीजन है आपका नॉर्थ ईस्ट सिक्किम वगैरह का, ठीक है, वो सारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है आपका, ठीक है। तो ऑलरेडी दीज आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जहाँ पे आपका जो रेशियो चलता है वो 90-10 का चलता है, ठीक है। एंड नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन, तो ये कहीं ना कहीं आपका टोटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, सो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। टेन्योर इसका 10 ईयर्स का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 टू 2034, ठीक है। सो ये आपका 2024 से 2034 तक का आपका ये स्कीम है 10 ईयर्स की, विद 8 एडिशनल ईयर्स फॉर कमिटेड लायबिलिटीज। तो इफ यू हैव फॉर एग्जाम्पल यू हैव इन्वेस्टेड इन अ इंडस्ट्री इन दिस एरिया, so you are getting 8 more years to fulfill your commitment, ठीक है। तो अपने इंडस्ट्री को डेवलप करके प्रोडक्शन स्टार्ट करने के साथ साथ और उसको बढ़ाने के लिए 8 एडिशनल ईयर्स भी यहाँ पे दिए हैं। फंडेड बाय हमने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी DPIIT है आपकी, ठीक है, विच इज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT है आपकी, ठीक है, जो कि आपकी मोकी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसके साथ साथ आपका जो एजेंसी इन्वॉल्व है इसके अंदर
वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, नेडफी, ठीक है। इट्स अ डेडिकेटेड, इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये आपकी, ठीक है। एक टाइप की आपकी PSU है आपका, जो डेडिकेटेड है टूवर्ड्स डेवलपिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो लोन वगैरह देती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो वही वाली बात है, आपका इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं आपको एनहांस करना है, सॉरी, ठीक है। देन अट्रैक्ट करना है न्यू इन्वेस्टमेंट टू द रीजन, कहीं ना कहीं आपका नया इन्वेस्टमेंट लेके आएगी फॉर द रीजन। सेलिएंट फीचर्स है इसके अंदर, एक रजिस्ट्रेशन पीरियड है आपका, ओपन अंटिल March 31, 2026। एप्लीकेशन में क्लोज अर्लियर इफ इंसेंटिव्स रीच 115% ऑफ द टोटल आउटले, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड आपका, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन या इफ यू वांट टू डेवलप एन इंडस्ट्री इन दिस रीजन, यू नीड टू रजिस्टर अंडर दिस पोर्टल। एक पोर्टल आपका प्रोवाइड करा जाएगा, उसके अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है आपका वो अप टिल 31 आपका मार्च है 2026, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रोवाइड करने, मतलब आपको रजिस्टर करना ही करना है। और इससे पहले भी आपका ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो सकता है अगर आपका 115% रीच हो जाता है ऑफ टोटल आउट, अगर आपको जो इंसेंटिव जो स्कीम के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये स्कीम सिंपल आपको वही वाली चीज़ है कि यू नीड अ सर्टेन कैपिटल एज एन अपफ्रंट कॉस्ट टू डेवलप या टू स्टैब्लिश एन इंडस्ट्री, और उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 करोड़ की इंडस्ट्री लगानी है आपको, तो 50% या 50 लाख रुपीज़ आपके पास अपने होने चाहिए, और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका सरकार प्रोवाइड करेगी। तो अगर ये 115 जो टोटल आउटले जो स्कीम का है उसके अगर 115% रीच हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो ये वाला कॉम्पोनेंट याद रखिएगा, बट इतना नहीं पूछा जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसमें एक रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 31 मार्च 2026। अब कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन की बात करूं, सो यूनिट मस्ट स्टार्ट प्रोडक्शन विद इन 4 years ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो एज यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ टू डेवलप एन इंडस्ट्री और टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री इन दिस रीजन, यू नीड टू कंप्लाई विद द डेडलाइन ऑफ 4 years, ठीक है। तो यू नीड टू स्टार्ट योर प्रोडक्शन, योर ऑपरेशन विद इन 4 years ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि आपने पैसा ले लिया और ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं करा, ऐसे पेपर पे ही है, ठीक है। आपको रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे विद इन 4 years ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें यहाँ पे 2 टाइप के आपके जोन्स आपके डिवाइड करे गए हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन यहाँ आपका 2 टाइप का है। पहला जो जोन में डिवाइड होगा वो जोन ए है आपका, जहाँ पे इंडस्ट्रियली एडवांस्ड है आपके, ठीक है। तो जो एरियाज जहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग कुछ इंडस्ट्रीज है, जो आपका कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे ऑलरेडी वी आर हैविंग सम इंडस्ट्रीज, तो वो आपके जोन ए के पार्ट बनेंगे, इंडस्ट्रियली एडवांस्ड रीजन्स बनेंगे। और दूसरा आपका जोन बी है आपका, जो कि आपका इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रीजन है, जहाँ पे अभी आपके इंडस्ट्रीज बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल आउटले की बात करूँ तो द टोटल फाइनेंशियल आउटले स्कीम का वो है 10,037 करोड़, लगभग आपका 10,000 करोड़ का है आपका फाइनेंशियल आउटले, जो कि डिवाइडेड है इनटू 2 कंपोनेंट्स या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जहाँ पे 9,000 के अराउंड आपका पैसा लगेगा फॉर एज इंसेंटिव। तो जो इंसेंटिव की बात आपने यहाँ पे देखी है कि जो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी सरकार, उसके लिए आपका ना कहीं कंपोनेंट ए है आपका 9,000 करोड़ का, ठीक है। सो 9,000 करोड़ रुपए आपको एज एन इंसेंटिव दिए जाएंगे टू स्टार्ट ऑपरेशन इन दिस रीजन। सेकेंड आपका जो पार्ट बी है 300 करोड़ का है फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। वो स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन कराने में, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट रखने में, उन सब में आपका 300 करोड़ का यूज होगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ having foreign relations, for example if we need to have good relation with south eastern nations, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए एज अ रोड, एज अ कनेक्टिविटी लिंक नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमारा देखा गया है कि आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये कल्चरली भी कहीं ना कहीं आपके सिमिलर है टू साउथ ईस्टर्न नेशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार के काफ़ी क्लोज है आपका, तो इसके लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन है, ठीक है। प्लस आपका जो चाइना की जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या जो BRI वाला जो कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका, उसको भी कहीं ना कहीं आपको टैकल करने के लिए वी नीड डेवलपमेंट इन दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो उसके लिए ये आपका प्रोग्राम जो है ये आपका कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, ठीक है। वी हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस स्कीम।
तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देर आर आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस रीजन के अंदर है वो तीनों सेक्टर्स के लिए है आपके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी में आपको चाहिए ही होगा। सो यू बिकम एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड इन अंडर दिस स्कीम अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड हो और आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपके पास 1 करोड़ की कि आप यहाँ पे प्लांट और मशीनरी लगाना चाहते हो, सो आप एलिजिबल हो जाओगे स्कीम के अंदर। फिर सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख की चाहिए इन बिल्डिंग एंड ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने ड्यूरेबल एसेट सर्विस सेक्टर खोलने के लिए अपने यहाँ पे 50 लाख का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट अप टू 50 लाख आपका एप्लीकेबल बना देता है आपको टू बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो अगर आप माइक्रो इंडस्ट्री से आप रिलेटेड हो और आपके पास 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके पास है आपके पास, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी और सर्विस सेक्टर के लिए भी, देन यू विल बिकम एलिजिबल टू स्टार्ट योर इंडस्ट्री इन दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, अंडर दिस स्कीम। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज वेरी मैंडेटरी इन दिस स्कीम, मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग सर्टेन इंसेंटिव। तो ये आपको इंसेंटिव जो क्लेम करने के लिए यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ इन अंडर दिस जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्कीम जो हमारी ले आ जाती है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दिस इज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का वैसे ही आपका देखेंगे कि वी आर इंक्रीजिंग बजट आउटले टुवर्ड्स डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इस साल के बजट की बात करो तो अराउंड 11% वी आर प्रोवाइडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस बजट के अंदर ये चीज़, ये प्रोविजन है आपके। सो बहुत सारी स्कीम्स हमारी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका एक चेन इफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1% इन इंफ्रास्ट्रक्चर तो इमिजिएटली योर GDP विल गोइंग टू इंक्रीज बाय 0.4% एंड इन लॉन्ग टर्म इट विल इनहांस योर GDP बाय 1.5%। ये आपका IMF की रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ है, ये कोट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी आर इन्वेस्टिंग हेविली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसी के तहत आपका पीएम गति शक्ति आपका नेशनल मास्टर प्लान आपका आया है, जिसके अंदर आपका कहीं ना कहीं जितना भी जो आपका सेग्रीगेटेड जो सेक्टर्स थे उनको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने की बात कही गई है। सो ओवरव्यू की बात करूं तो पीएम गति शक्ति इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव initiative aimed at enhancing India's infrastructure by providing multimodal connectivity across various economic zones, ठीक है। सो जो आपका टारगेट ही इसका या जो एम है आपका इसका वो है आपका टू प्रोवाइड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अक्रॉस वेरियस इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका MMT बनाने की बात कर रहे हैं, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाने की बात कर रहा है, जिससे कि आपके वेरियस इकोनॉमिक जोन्स में आपका जो कनेक्टिविटी है या जो सप्लाई चेन है आपके कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सके। लॉन्च ईयर की बात करूँ तो 2021 इसका लॉन्च ईयर है। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अगेन दिस प्रोजेक्ट इज ऑनगोइंग, ठीक है, अभी भी चल रहा है, फंडेड कंप्लीटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो मोकी के अंदर आपका आ रहा है ये मिशन गति शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये गेस नहीं कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो आपका रोड, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड या ट्रांसपोर्ट वाली है उसमें ध्यान जाएगा। सो बट ये ध्यान रखिएगा ये वो नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग दिस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। देखिए इसी के साथ हमारे देखिए कई सारे और भी पैरेलली हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इन्वेस्टमेंट जो हमारी पाइपलाइन है वो भी आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारा मिशन चल रहा है। फिर भी आप नेशनल मोनेटाइजेशन जो हमारा जो प्रोग्राम है वो भी इसी के जैसे ही आपका है। सो ये सारे के सारे पैरेलली चल रहे हैं। तो उन सब का को समस्या देखी गई है कि वो सारे के सारे पैरेलली होने की वजह से आपका कहीं ना कहीं आपका ये टसल हो जाती है कि कौन, जैसे आपने देखा होगा कि जनरली ये चीज़ देखने को मिलती है कि पहले रोड बन जाती है, उसके बाद आपके जो BSCS जो आपके इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है वो डल रही है, पाइपलाइन जो वाटर की पाइपलाइन है वो डल रही है। तो वो सारे डिपार्टमेंट जो आपके कहीं ना कहीं इन सिलोज काम करते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उन सबको आपका इंटीग्रेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट आपका लेके आया गया है, जिससे आपका डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके।
ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, सो इट इज इंटीग्रेटिंग वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मोड्स फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए ये आपका लेके आया गया है। इट इज एनहांसिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू बूस्ट इकोनॉमिक जोन। तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट है, आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, विच इज़ अराउंड 12 to 14% जो अभी हमारा चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए वी आर हैविंग दिस प्रोग्राम सो दैट वी कैन इन्हांस आर सप्लाई चेन। फिर ये आपको पॉइंट आई गया, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। देन इट इज एमिंग टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो जिससे इन्वेस्टमेंट भी आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। सेलिएंट फीचर्स की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन की ये बात करता है, ठीक है। इट इज ब्रिंगिंग टुगेदर मल्टीपल मिनिस्ट्री, जो मैंने आपको कहा था ना कि बहुत सारे इन सीलोज काम करते हैं, ये सारे के सारे अलग अलग काम करते हो, तो उसको सबको इंटीग्रेट करेगा ये, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेके आएगा, सच एज रेलवेज, रोडवेज ऑन अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो आपका एक टर्म है इसके अंदर, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इस टाइप की डेवलपमेंट, सो डैट आपके जो मल्टीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मिनिस्ट्रीज है जो अलग अलग काम करती हैं, वो सब एक से काम करेंगी और आपको सब कुछ आसपास मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लंदन में आपका ये वाली चीज़ है, जैसे अब इंडिया में तो जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी अनडेवलप्ड है आपकी, ठीक है, वो अनप्लान्ड आपका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं देखा गया है। तो लंदन में क्या है, जैसे कि आपका जहाँ से आपका प्लेस ऑफ वर्क है वो आपके बिल्कुल नियर बाय है, आपका जो हाउस है वो बहुत नियर बाय है, जो हाउसिंग फैसिलिटी आप लोग अवेल कर रहे हो या एजुकेशन फैसिलिटी आप लोग अवेल कर रहे हो वो आपके आसपास ही सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए ये आपका कहीं ना कहीं फोकस करता है। अब ये इसका सेकंड जो आपका सेलेंट फीचर है वो आपका GIS बेस्ड प्लानिंग। सो इट इज यूटिलाइजिंग ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का यूज कर रहा है विद ओवर 1600 डेटा लेयर्स इंक्लूडिंग इसरो का इमेजरी फॉर प्रिसाइज प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। तो कहीं ना कहीं आपके ये जो प्लानिंग है, आपका जो मॉनिटरिंग वाला जो चीज़ है, इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करने के लिए ये आपका GIS बेस्ड प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करूं तो इट इज एस्टैब्लिशिंग अ 3-tier सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ, एक आपका एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होगा आपका, उसके बाद आपका सेकंड लेयर पे आपका नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप होगा और एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट होगा जो आपके कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड या इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेंगे टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ठीक है। सो आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इट्स अ 3-tier स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक जोन्स की, क्योंकि GIS का यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं उसकी मैपिंग ये आपके प्रायरली कर लेगा। इट इज आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग द इकोनॉमिक जोन सच एज टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फॉर टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये आपका नीड बेस्ड अप्रोच है, तो जहाँ पे जैसी नीड है उस टाइप का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स के लिए अलग से आपका एक जोन तैयार करा जाएगा, टेक्सटाइल क्लस्टर्स के अलग से करा जाएगा, ठीक है, फॉर दैट सो दैट आपकी मार्केट के लिंकेज कहीं ना कहीं आपकी बेटर हो सके। बेनिफिट्स की बात करो तो इट इज ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन रिजल्टिंग इन कॉस्ट सेविंग। ये सब हमें ये चीज़ें पता ही है कि लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मतलब आपका जो लास्ट आपका जो कहीं ना कहीं जो फोकस वही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, आपका इनहैंस कोऑर्डिनेशन होगा अमंग मिनिस्ट्रीज, अट्रैक्शन होगा फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे और ऐसे करते करते जो आपके जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज है उसके सारे स्कीम्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।